सफेद क्यों फिर हो गया, ठीक है। सो वी वर डूइंग द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लास्टली वी हैव डन द यूजुअल बेसिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड करंट डेली बेसिस एंड करंट वीकली बेसिस, ये सब कुछ हमने कर लिया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मैन डे स्टेटस पे बात कर ली थी हम लोगों ने। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात कर ली थी, कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर। देन इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट या बोल सकते हैं लेबर ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो इन्होंने क्या किया 2015 और 16 में डेटा रिलीज किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं 5th एनुअल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा या रिपोर्ट, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या देखना हमें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दो चीजें देखनी है हमको। तो एक देखो, एक तो हमने देखा था यूपीएस यूजुअल स्टेटस, ठीक है। देन इसके बाद हमने दूसरा क्या देखा था, अब इसमें देखो नहीं सिर्फ यूजुअल, यूपीएसएस नहीं यूपीएस, ठीक है। तो यूजुअल इसमें देखा तो एलएफपीआर यहाँ पे कितना था 50% कह रहा हूं, कितना है 50.3% था, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 5.0%। अब देखो वैसे मैंने आपको बताया था वहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 36.9% अप्रोक्सीमेट, और यहां क्या हो गया, ये बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज जब आपका एनएसओ का डेटा देख रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट में, दे हैव टेकन द ड्यूरेशन बिटवीन 15 ईयर्स टू 60 ईयर्स। कितना लिया उन्होंने 15 ईयर्स टू 60 ईयर्स लिया। बट जब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला डेटा आ रहा था, इसमें इन्होंने डेटा लिया था 15 ईयर्स प्लस, 15 ईयर्स से ऊपर कोई भी होगा उसके लिए इन्होंने बात की थी। अब क्या होगा, ये जनसंख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, 15 ईयर्स प्लस में 60 प्लस वाले भी जोड़े जाएंगे, 60 प्लस वाले जोड़े जाएंगे, तो इसी हिसाब से क्या हो, यहाँ पे एलएफपीआर बढ़ गया, क्लियर। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बट अब देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी तो बढ़ेगा, बिकॉज हो सकता है तो पहले क्या था कि 60 से ज्यादा लोगों को 60 की उम्र जिनकी हो गई थी, उससे ऊपर वालों को हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं कर रहे थे। बट यहाँ क्या था 15 इयर्स प्लस, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 60 साल के ऊपर क्या है, काम कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया, क्लियर। अब देखो यूपीएस में क्या है, हम लोग यहाँ जेंडर की बात कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल में। तो मेल पार्टिसिपेशन रेट इज अराउंड 75% और फीमेल पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा 25%। इसको लिखते लेकिन 23.5% बिकॉज ये एवरेज होता है, क्लियर। अब क्या है देख रहे हो आप, जहां 75% मेल काम करते हैं वहां फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कितना है 23.5%, क्लियर। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मेल्स में कितना है 4% और फीमेल्स में 8%। ये कब की बात है, ये है 2015-16 की। इसके बाद जब 16th एनुअल रिपोर्ट आई थी तो गवर्नमेंट ने इशू नहीं करने दिया था, जस्ट बिकॉज वहां पे क्या हुआ, वहां पे हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि वीमेंस की कंडीशन क्या है, खराब होती जा रही है, और लगातार ये काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि महिलाओं की स्थिति लगातार एम्प्लॉयमेंट में खराब है। तो वुमेन्स की कंडीशन खराब क्यों है, रीजन बिहाइंड द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ वुमेन्स क्या होगा, या बेसिकली कह सकते हैं लो एलएफपीआर वुमेन्स का क्यों है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेट क्यों है कम,
हाँ देखो, तो वाई द लो FPR, वाई लो LFPR फॉर ऑफ वुमेन। विमेन का LFPR लो क्यों है? जस्ट बिकॉज सबसे पहले क्या है कि घर से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। दैट वुमेन्स आर, किस लिए बनी है वो? उनको घर पे ही काम करना है। घर पे ही काम करना तो क्या होगा? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स बोल सकते हैं, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी। दैट एवरीथिंग विल बी डन बाय अ मेल। कुछ फैमिलीज ऐसी जो क्या मानती है सिर्फ पुरुषों को ही काम करने का हक है, महिलाओं को करने का हक नहीं है। दूसरी क्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन। महिलाओं में एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी कमी है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से नहीं होगा। क्लियर? देन थर्ड वन इज सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन क्या है? अब वो कहीं भी जाए तो क्या है, उनके साथ हैरेसमेंट हो सकती है, तो उनको टाइम भी बड़ा देखना पड़ता है कि हम दिन में ही काम करेंगे, रात में काम नहीं करेंगे। रात में काम नहीं करेंगे, मुसीबत ये है। फिर उनको क्या, लोकेशन का इश्यू होता है कि हम इस जगह जा सकते हैं, इस जगह नहीं जा सकते। तो ऐसी जो समस्याओं के कारण क्या हो रहा है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है। देन इसके बाद कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या? आप देखो, फीमेल्स के लिए क्या है? फीमेल्स के लिए प्रायोरिटी उनकी क्या है? उनकी फैमिली। फीमेल्स के लिए प्रायोरिटी उनकी फैमिली होती। अब क्या, वो जो काम करना चाहती हैं वो कैसे काम करना चाहती हैं? वो ऐसे काम करना चाहती है कि उनकी फैमिली भी क्या हो जाए, फैमिली का भी ध्यान रख सके और वो खुद भी काम करती रहे। तो देखते होगा फीमेल्स क्या टीचिंग जॉब ज्यादा प्रेफर करती है। तो अब उनके मन की जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा? नहीं कर पाएंगे भाई। टाइमिंग ही अगर गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों का टिफिन नहीं बन रहा है घर पे, तो क्या करेंगे? वो जॉब छोड़ देंगे जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। तो इससे भी क्या होगा? विमेन पार्टिसिपेशन विल कम डाउन। क्लियर? देन इसके बाद और क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब देखो घर में क्या है, पुरुषों की इनकम बढ़ती जा रही है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही, तो मैं कमा के ला रहा हूं तो तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये मेंटेलिटी भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है कि जब मैं कमा रहा हूं तुम्हें क्या। तो इसके क्या, जब हाई पर कैपिटा इनकम है तो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अब आप तुम काम ना करो, सारा काम मैं कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं कहीं काम करने की। क्लियर? देन इसके बाद और क्या है? मोर इन्वॉल्वमेंट इन हाउस होल्ड। घर के कामों में लगातार बिजी रहने के कारण भी ऐसा होता है क्या कि महिलाएं ज्यादा काम नहीं कर पा रही हैं, पार्टिसिपेशन रेट कम है। देन सिक्स्थ वन इज हाउस होल्ड इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो एक डेटा और है, कौन सा? अकॉर्डिंग टू टाइम यूज सर्वे। That is share of paid and unpaid work of men and women. और ये this data is given by times use survey. Clear? ये डेटा किसने दिया है? टाइम यूज सर्वे। इन्होंने बताया जो फीमेल्स हैं उनका जो अनपेड शेयर वर्क है विद कंपैरिजन टू मेंस, इट विल बी 3 times इन वर्ल्ड। क्लियर? देखो क्या कि शेयर ऑफ अनपेड वर्क इंडिया वर्ल्ड। अब देखो घर में जो घर के जो काम होते हैं, घर के काम के लिए कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो यहां पे अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स जनरली
1 घंटा काम करेंगे तो फीमेल्स काम करेंगी 3 घंटे। इट इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या है कि मेल 1 घंटा काम करता है अगर अनपेड वर्क में, तो महिलाएं कितना करती हैं 3 घंटा। मतलब घर में मम्मी लोग जो काम कर रही है वो क्या है, कहाँ मिल रहा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये रेशियो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड 3 टाइम्स ऑफ मेन। बट अगर इंडिया में बात करो तो इंडिया में इट इज 9.6। मतलब इंडिया में अगर मेन 1 घंटा काम करता है तो विमेन 9.6, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 आवर अनपेड वर्क करती है। तो ये रेशियो क्या है, सरकार क्यों दे, उनके काम का फायदा कौन उठाता है, उनके हस्बैंड भाई। जो घर में मम्मी लोग काम कर रहे हैं उनका फायदा तो हम ही लोग उठा रहे हैं, पापा उठा रहे हैं, फैमिली वाले उठा रहे हैं, तो कौन पैसा देगा, सरकार है। तो ये बात समझ में आई। तो विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ अनपेड वर्क इज 3 टाइम्स ऑफ द मेन। क्लियर, मैन अगर 1 घंटे काम करेगा तो विमेन 3 घंटे अनपेड वर्क करती है। ठीक है, अब इस सबसे क्या पता चल रहा है, द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ विमेन्स इज हाई। ठीक है, तो विमेन्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बहुत हाई है। क्यों हाई है, क्या इनमें से कौन कौन से फैक्टर है जो वुमेन्स के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक से देखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा छठा। या पहला कौन, कन्वीनियंस नहीं, फोर्थ नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बाकी गलती नहीं, और फोर्थ नहीं लेंगे। 1 5 1 2 5 1 2 5 तुम बताओ। 1 2 6 देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो रीजंस लिखे हुए हैं ये विमेन्स के लिए हायर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर फीमेल सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की वजह से घर के काम छोड़ दे, बेसिकली क्या अभी उनका ध्यान क्या है, घर पे लगा हुआ है, घर को बनाना है सब कुछ, और उनको चिंता क्या, अपने परिवार की चिंता ज्यादा है और आपकी चिंता ज्यादा है, तो मम्मी अपनी लगी हुई। लेकिन अगर वो क्या करे, फैमिली ओरिएंटेड ना हो, वो भी अपने काम पे ध्यान दे, तो देखो जब तक वो यहां पे थी सोशियो कल्चरल फैक्टर, तो वो काम करना ही नहीं चाहती थी। जो काम नहीं करना चाहता उसको आप लेबर फोर्स में ऐड करोगे, नहीं करोगे। दैट मीन्स क्या है, जब ये लेबर फोर्स नहीं है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, काम ना करते भाई लेबर फोर्स ही नहीं हो तुम, तो तुम्हें हम काउंट करेंगे क्या, टोटल लेबर फोर्स के अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। तो ये क्या है, जब कोई लेबर फोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या ये रीजन होगा, नहीं होगा। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, भैया जो आपने घर वाला एग्जांपल दिया, एग्जांपल था ना, बस घर पे काम करती है एम्प्लॉयड, हाँ एग्जांपल था, हाँ ठीक, मैंने उसको सीरियस ले लिया, इस पे ले लिया, मेरे इसके बात फायदे वाली बात, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। हाँ ये रीजन सही है, एजुकेशन अगर ज्यादा होगी तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो सकता है, बट इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी रीजन भी एक बड़ा कारण है। बट देखो पर कैपिटा इनकम रीजन हो सकता है, पर कैपिटा इनकम रीजन हो सकता है, नहीं होगा। हायर पर कैपिटा इनकम इसका रीजन नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी तो महिलाएं क्या होंगी, फिर घर से बाहर काम के लिए निकल पड़ेंगी, तो लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। अगर लेबर फोर्स बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। यही चीज यहां भी थी सोशियो कल्चरल फैक्टर और पैट्रियार्कल सोसाइटी में, कि जब वो काम करने के लिए विलिंग ही नहीं है तो हम उनको लेबर फोर्स में काउंट
नहीं करेंगे और लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना नहीं चाहिए। क्लियर? देन हाउस होल्ड वर्क, सेम थिंग। भाई अगर घर के कामों में उनका मन नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? चल पड़ेंगी बाहर की ओर, और बाहर की ओर चल पड़ेंगी, देन दे विल बी इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी? लेबर फोर्स में। और लेबर फोर्स में होंगी तो लेबर फोर्स बढ़ेगी, और लेबर फोर्स बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा। सो एक्सेप्ट लो लेवल ऑफ एजुकेशन, सिक्योरिटी रीजन एंड कन्वीनियंस, none of the other factors are responsible for the higher unemployment rate of women. Clear? इनमें से कोई भी महिलाओं के बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन कौन सा है? केवल लो लेवल ऑफ एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। बाकी ऐसे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर लेबर फोर्स बढ़ जाएगी, लेबर फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। क्लियर? लेबर फोर्स बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसको कम करने का एक ही तरीका है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। जब नौकरियां ज्यादा होंगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और क्या है? डिमांड फैक्टर भी बहुत ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज ऑल्सो कॉज ऑफ अ डिमांड फैक्टर। देखो डिमांड फैक्टर, डिमांड मांग, देखो मोस्टली जो फर्म्स होती हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो क्या चाहती हैं? दे वांट मेल वर्कर्स इंस्टेड ऑफ फीमेल्स। Until anyone is so much highly educated, तब तक क्या है? लोअर लेवल पे लोग क्या चाहते हैं? लोअर लेवल पे लोग यही चाहते हैं क्या? उनके यहाँ काम करने वाले लोग पुरुषों। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या, जब कहीं जाने आने की बात आएंगी तो महिलाएं आनाकानी करेंगी, वो टाइम का भी इशू देखेंगी, क्योंकि उनकी फैमिली का इशू भी आगे पड़ा हुआ कि फैमिली को भी उनको देखना है। देन सोशल सिक्योरिटी भी एक रीजन है। कल को आप बिजनेस कहीं शिफ्ट करोगे तो भी थोड़ा सा इशू आएगा, उनको दूर लगेगा, नहीं जाएंगे। तो दैट्स व्हाई द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज और फर्म्स आर डिमांडिंग फॉर द मेल वर्कर्स। तो क्या होगा? फीमेल वर्कर्स के लिए उनका ध्यान नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वुमेन। वुमेन्स का क्या है? हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। क्लियर? और क्या है? ठीक। तो अब ये जो कंडीशंस हैं इनको सुधारने के लिए क्या किया गया? व्हाट आर द मेजर्स डन टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन्स? व्हाट आर द रीजंस डन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स? ठीक। दीज इनिशिएटिव्स आर, सबसे पहले इसमें लेगा सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस। सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस। सेफ्टी ऑफ women एट वर्क प्लेस। ठीक है, इसके लिए क्या स्टार्ट किया था? द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2018। 2018 में क्या किया गया? एक एक्ट बनाया गया कि अगर वुमेन्स अपने वर्क प्लेस पे जा रही है, अगर उनके साथ कोई मोलेस्टेशन हो रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उनके लिए एक एक्ट बनाया गया, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उनके साथ कोई बदतमीजी दोबारा ना हो या किसी की इतनी हिम्मत ना पड़े, तो सबके लिए क्या है? ये लॉ बनाया गया। देन प्रोविजन ऑफ सेफ एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन। प्रोविजन ऑफ सेफ एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन। अब जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कैसी हो? सेफ और इजीली लोगों तक पहुंच सके, इसलिए क्या स्टार्ट किया गया? वुमेन हेल्पलाइन
स्टार्ट याद है? हाँ, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम स्टार्ट की गई। और क्या किया गया? वन स्टॉप सेंटर्स, वन स्टॉप सेंटर जिनको क्या है, एक ही जगह सही महिलाओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। क्लियर? वन स्टॉप सेंटर्स। देन महिला शक्ति केंद्र स्कीम, महिला शक्ति केंद्र स्कीम। ठीक है, किसके लिए? फॉर एम्पावरमेंट, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला शक्ति केंद्र स्कीम वाज लॉन्च। देन इसके बाद क्या है? फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप क्या स्टार्ट किया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें जो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किए गए? लोन्स प्रोवाइड किए गए अप टू ₹10 लाख, जिसमें 75% वर द विमेन्स। हाँ, ठीक है, जैसे कहती 75% वर द वुमेन। देन इसके बाद स्टैंड अप इंडिया क्या किया गया? अगला स्टार्ट किया गया स्टैंड अप। इसमें क्या किया गया? इसमें दो लोग के लिए ज्वाइंट पार्टनरशिप पे लोन प्रोवाइड किया गया। लोन लेने वाले कितने लोग होने चाहिए? दो लोग होने चाहिए। या तो क्या हो, वो फीमेल हो, SC ST से हो, क्या हो, SC ST से हो, या तो कोई एक पार्टनर फीमेल होनी चाहिए। क्लियर? ये भी अच्छी स्कीम है। देन इसके बाद महिला ई हार्ट क्या स्टार्ट किया गया? ई हार्ट। महिला ई हार्ट में क्या है? फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स को ई मार्केटिंग के लिए हेल्प प्रोवाइड की गई, हेल्प फॉर ई मार्केटिंग। हेल्प फॉर ई मार्केटिंग। देन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें फीमेल्स को क्या गया? 25% इन अर्बन एरिया एंड 35% इन रूरल एरियाज, उनको सब्सिडीज दी गई। क्लियर? और क्या स्टार्ट किया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना स्टार्ट की गई। या क्या इसको कहा गया? नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन। नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन। ठीक है, बेसिकली रूरल एरियाज के लिए स्टार्ट किया गया था, जिससे क्या कर सके? लोग आराम से वहां कमा खा सके। क्लियर? देन इसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष क्या है? राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, ये क्या है? ये एक फिनांस बॉडी है। ये फिनांस बॉडी है जो क्या करती है? लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है, या ये कह सकते हैं कि उनको जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। क्लियर? इट प्रोवाइड्स द फाइनेंसेस फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? देन और क्या किया सरकार ने? एक ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया है। ई श्रम पोर्टल किस लिए? इंडिया में जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है उसको क्या करना है? उसका पूरा डेटा आप ई श्रम पोर्टल पे देख सकते हो। ठीक है भाई, पता तो चले अनएम्प्लॉयमेंट कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनुसार। ठीक है, अब जो आपका NSO है, देखो था क्या कि 2018 तक ये NSSO और CSO, सेंट्रल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन 2019 में दोनों को मर्ज कर दिया गया और क्रिएट किया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इन कब किया गया? ये 2019 में। क्लियर? अब जो भी डेटा देगा वो
यही देता है। ठीक है, तो एनएसए ने क्या किया है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एम्प्लॉयज को। ठीक है, और ऐसी और भी स्कीम हो सकती है। जब करंट अफेयर में अभी आपका जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही आ जाएगा नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू एनएसओ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। एक तो देखो मैंने आपको बताए थे कौन से, रेगुलर वेज, रेगुलर वेज वर्कर, या इनको, या यहां पे कौन से हो सकते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज। इनको क्या मिलते हैं, रेगुलर वेजेस मिलते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपके फॉर्मल, जिनको क्या होता है, सैलरी के साथ क्या मिलता है, और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ, इंश्योरेंस। और दूसरा कौन सा था, इनफॉर्मल। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देन इसके बाद दूसरे आते हैं कैजुअल वर्कर। कौन से आते हैं, कैजुअल वर्कर। ये कैसे होते हैं, ये शॉर्ट टर्म वर्कर होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते और 1 महीने तक के लिए इनको हायर किया जाता है। बेसिकली दीज आर शॉर्ट टर्म लेबर्स। क्लियर? देन लास्ट, फर्स्ट 2 and 3 वर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे थे, ये आपको मैंने बताए हैं। ओन अकाउंट वर्कर, याद आया, जो अपने खुद के बिजनेस में लगे होते हैं। देन दूसरे कौन से बताए थे, एम्प्लॉयर्स, याद आया, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी। ठीक है, ये भी क्या है, एम्प्लॉयज तो है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन ये करते क्या, इनका काम क्या है, एम्प्लॉय करना लोगों को, ये भी अपना काम कर रहे हैं। एंड थर्ड कौन से हैं, अरे भाई जो तुम लोग करते हो, यानी अनपेड लेबर। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द एनएसओ। क्लियर? अब देखो हमारे यहाँ क्या है, इंडस्ट्री सॉरी एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आपने देखा है कि अनऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा है, यानी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। इंडिया में आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेक्टर का भैया परसेंटेज 90%। आज भी इंडिया में 90% जो इकोनॉमी चलती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, या बेसिकली कह सकते हैं इनफॉर्मल मार्केट को क्या किया है, फॉर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। दैट इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स। फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब के लिए क्या किया, सबसे पहले जीएसटी लाई थी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। अब देखो जीएसटी ऐसा नहीं, जीएसटी कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। ठीक है, हर फायदे नुकसान की बात बाद में करेंगे जब कभी हम जीएसटी डिस्कस कर रहे होंगे। बट करेंटली इतना पता है कि जीएसटी ने क्या हुआ, जीएसटी से लोगों के लिए चीजें फॉर्मलाइज हो रही हैं थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा क्या है, डिजिटाइजेशन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट। अब क्या होता है, जब डिजिटल पेमेंट शुरू हो गई तो इसका डेटा सरकार के पास रहता है। आपने 10 रुपए की पेमेंट की बट उसका डेटा सरकार के पास जा रहा है। इससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी भी पता चलेगी, पैसा कैश में नहीं है लेकिन पैसा फ्लो हो रहा है। क्लियर? देन इसके बाद और क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, याद आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। क्यों भाई साहब, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम तो यार जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट हो और ट्रांसफर हो। देखो आपको गैस सिलेंडर मिलता है,
गैस सिलेंडर मिलता है। गैस सिलेंडर क्या होता है? गैस सिलेंडर पे आप पैसा पूरा देते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको क्या करती है? बाद में सब्सिडी देती है। दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी? ये पैसा आपको देने की जगह आपसे कहती थी आप उतना ही पैसा दो जितना लग रहा है, बाकी जो सब्सिडी है वो हम डायरेक्ट कंपनी को दे देंगे। बट डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम एक तो यहां भी यूज है, किस लिए? फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब। दूसरा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? और इसके साथ और क्या कर सकते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन अकाउंट। सरकार क्या कहती है? जो आप सैलरीज ले रहे हो, जो वेजेस पे कर रहे हो, वो कहां पे करो? अकाउंट में पे करो। अकाउंट में पे करो तो क्या होगा? डेटा मिलेगा। डेटा रहेगा तो वो क्या होगा? जिससे फॉर्मलाइज सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर? देन और देखो एक काम और बहुत भयानक किया था, याद है? खाते खुलवाने के लिए बैंकों में लाइन, जनधन खुले थे तो बैंकों में क्या हो रहा था? लाइन लग के लोगों ने खाते खुलवाए, फ्री ऑफ कॉस्ट खुल रहा था, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं था, जीरो बैलेंस था। ठीक है, बेसिकली अब आपने खाता खुलवाया तो क्या होगा? जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो इसी अकाउंट से ही करोगे, किसी भी तरीके से नहीं। जनधन अलग था, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, देन और क्या? सोशल सिक्योरिटी को भी बढ़ाकर इन्होंने क्या किया है? एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज। ठीक, अब क्या है? अब जब भी आप 10 से ज्यादा लोगों को हायर कर रहे होगे तो आपको पीएफ देना पड़ेगा। पीएफ क्या है? जितना आपकी कंपनी आपके लिए देगी उतना गवर्नमेंट भी देगी। आपकी सैलरी से जितना करना उतना आपकी फर्म भी आपके लिए पे करेगी, तो पीएफ बनता है। वो पीएफ आपको जब कब मिलता है? जब आप रिटायर होते हैं, आप कभी कभी बीच में भी उसको निकलवा लेते हो जब आपको जरूरत पड़ती है। दैट इज सोशल सिक्योरिटी। क्लियर? तो दीज आर द टर्म्स फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो।